नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण साइंस के 24 प्रश्न क्लियर करेंगे और ये सारे प्रश्न ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है और ग्रुप डी की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगा और ये एनटीपीसी में भी आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। और जो भी अभ्यर्थी बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं उनका भी एग्जाम जल्द ही होने वाला है, तो उसमें भी जो 25 साइंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड है, फिगर से संबंधित सवाल सारे हैं और इसको आप डेली लगाते हैं तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और सिलेक्शन की ओर आप जाइएगा। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र ए बी, दो चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ए और बी में दो प्रकार की कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है और इनके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है। तो एक नंबर का रहा है कोशिका विभाजन के प्रकार क्या होगा और दूसरा नंबर का है कि विभाजन बी कब और कहाँ होता है। तो दोनों प्रकार ए बॉक्स और बी बॉक्स में फिगर को देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार कोशिका को तोड़ा गया है और बी में पहले दो जोड़ा में ले जाया गया है, उसके बाद अलग अलग किया गया है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा होना संभावना है उसको देखेंगे। ए ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें लिखा है ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री, बी में उसी प्रकार है, सी है और डी है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। सी इसलिए होगा कि ए समसूत्री विभाजन हो रहा है, समान रूप से कोशिका का विभाजन किया जा रहा है, और बी जो है अर्धसूत्री विभाजन है जो कि पहले एक जोड़ा के रूप में अलग अलग गया है फिर जा करके टूटा है। और इसमें जो सेकंड बात कहा गया है कि युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन। तो ये दोनों कथन इसके लिए परफेक्ट है, तो सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न में आ जाते हैं हम। धातु का ऑक्साइड समानता डैश प्रकृति के होते हैं। ए है क्षार, बी है उदासीन, सी है मीठे, डी है अम्लीय। तो धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षार प्रकृति के होते हैं और अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन से अधातु अगर अभिक्रिया करता है तो वो अम्ल प्रकृति के होते हैं। और कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कि क्षार और अम्लीय दोनों प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर क्षारीय। तो एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये उभयधर्मीय ऑक्साइड कहलाते हैं क्योंकि ये ऑक्साइड क्षार और अम्ल दोनों गुण दर्शाते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। ए नंबर है हाइड्रोजन, बी नंबर है कोई गैस निर्माण नहीं करता है, सी नंबर है ऑक्सीजन, डी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम एक अभी समीकरण को देख लेते हैं, जैसे कि C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल है और इसके साथ हम सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं प्लस Na, तो बनेगा C2H5ONa और साथ में देगा हाइड्रोजन। तो इससे ये पता चलता है कि धातु अम्ल के साथ, एल्कोहल एक अम्ल है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया जब भी करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो इसका चारों ऑप्शन में से ए आंसर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहला है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, बी है विद्युत चुम्बकत्व, सी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, डी है विद्युत चालन। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और ये फैराडे के द्वारा दिया गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न है, कथन, फर्स्ट कथन और सेकंड कथन। पहले में कहा गया है कि मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, क्या ये बात सही है। दूसरा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो पहले वाले में जो दिया है कि आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। और दूसरा कथन ये सही है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, कथन सेकंड सही है। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। टोटल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है, तो 13, 2, 1, 16 किस समूह में अम्लीय ऑक्साइड। तो पीरियोडिक टेबल को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो दाहिनी ओर जो है उधर अधातु का संख्या है और बाईं ओर देखेंगे तो उधर धातु की संख्या है। तो अम्लीय ऑक्साइड
अधातु बनाया जाता है, अधातु के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए 16 जो समूह है, 16 वर्ग, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधातु भरा हुआ है, ऑक्सीजन है, यही सब है। अब 7 नंबर प्रश्न है, दो पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल दिया हुआ है यहाँ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बी में है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा चारों में से? तो अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं, तो ए म्यू बी बराबर हो जाएगा बी के सापेक्ष बी बाय ए, और दोनों का ये यहाँ पर मान धरेंगे। अपवर्तनांक चाल, प्रकाश की जो इसमें चाल है बी माध्यम में और ए माध्यम में, यही इसका सूत्र है। तो बी माध्यम का है 2.25 × 10⁸, और ए का है 2 × 10⁸। तो ये कट जाएगा, और जब हम 2 से इस पूरे हिस्से में भाग लगाएंगे, 2 से इसको कटाएंगे, तो निकल के आएगा 1.125। तो ये आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, आंसर डी नंबर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, अधिकांश जंतुओं में गति उनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर है पेशी कंकाल तंत्रिका तंत्र, बी नंबर में है केवल पेशी तंत्र, सी नंबर में है केवल तंत्रिका तंत्र, डी नंबर में है केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तो गति जंतुओं में किस माध्यम से होता है? तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा पेशी कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ये मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है। कंकाल तो रहना चाहिए, किसी पशु जानवर या मनुष्य कोई भी है तो वो खड़ा होकर चलेगा, तो कंकाल रहना चाहिए, उसके अंदर मांस रहना चाहिए, तभी ये चल फिर पाएगा। तो ये तीनों ए नंबर इसका आंसर सही बताता है। 9 नंबर प्रश्न है, रंगहीन लवक क्या कहलाता है? ए नंबर है ल्यूकोप्लास्टिक, बी नंबर में एपिकोप्लास्टिक, सी नंबर है क्रोमोप्लास्टिक, डी नंबर है क्लोरोप्लास्टिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्टिड, रंगहीन अवर्णीय लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक, हरित लवक, वर्णीय लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्टिड। 10 नंबर प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगा? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अनंत, सी पर, एफ और ध्रुव के मध्य, एफ और सी के मध्य। तो एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ये अवतल दर्पण है, और सी पर अगर एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई और ये एफ से होते हुए जाएगा, इस ओर से जाएगा, और ये एफ है, फोकस है, और सी वक्रता केंद्र है, और यहाँ से एक रोशनी होते हुए जाएगा, तो ये यहाँ से गुजरेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर बन जा रहा है। तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वास्तविक एक साथ आता है। अगर आभासी है तो वो सीधा रहेगा, तो वस्तु के ये बराबर ही होगा, तो इस प्रकार बनेगा, तो ये सी पर ही बनेगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, वो सी पर ही बनेगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के 2 व्यासस्थ सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए। तो 100 ओम है, उसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार प्रतिरोध बनेगा, और एक व्यास अगर यहाँ से गुजरेगा तो एक बिंदु ये हो गया ए और एक बिंदु ये बी हो गया, ये 50 ओम हो जाएगा, ये 50 ओम हो जाएगा, और ये भी 50 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा, मतलब कि कुल प्रतिरोध होगा, तो ये समांतर क्रम में हो गया। जब समांतर क्रम में हो गया तो समांतर क्रम में ये जुट करके आएगा, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है कि कुल प्रतिरोध 1/r, दोनों आर के वैल्यू का मान, ये दोनों का तो 50-50 भाग में था, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 2/5, और 2 से कटेगा तो 25, और जब इस आर को उल्टाएंगे तो इधर का भी मान उलट के आएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 25 ओम, 25 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
25 ओम, तुल्य प्रतिरोध 25 ओम। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और ये रेगुलर आपको क्वेश्चनों को करने से आपका अभ्यास बढ़ेगा। 12 नंबर प्रश्न है, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है। तो अपवर्तनांक, जिसको म्यू से सूचित करते हैं, अपवर्तनांक बराबर होता है सी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल भी है माध्यम में, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है, तो भी का मान पूछा है, तो भी को हम ऊपर भेज देते हैं और म्यू को इधर ले आते हैं, क्योंकि म्यू अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है और निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका फिक्स है चाल, इसको याद रखना है और यही सूत्र होता है। तो भी यहाँ ऊपर चले जाएगा और म्यू नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी सी और म्यू का मान रखेंगे, अपवर्तनांक का मान, और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान रखेंगे, और ये बन जाएगा भी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और अपवर्तनांक का मान है 1.2 1.5, तो ये दशमलव हट गया, यहाँ 0 आ गया, और ये 15 से कटेगा 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, और ये बी नंबर में मिलेगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है, वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघटन के रूप में लेता है और इसमें से विद्युत प्रभावित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? तो जो लवणीय विलयन होगा उससे विद्युत धारा तो प्रभावित होता ही है, लेकिन जो कार्बनिक विलयन होगा उससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में ऑक्टेन जो है कार्बनिक यौगिक है, इससे नहीं होगा, और ये तीनों लवणीय यौगिक है, तो इन तीनों से विद्युत धारा प्रभावित होगा, ये आयनों में टूट जाएगा, ऑक्टेन टूटेगा नहीं, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, एन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका सूत्र होगा म्यू नॉट एन, फेरों की संख्या, विद्युत धारा आई, और त्रिज्या है तो 2r। तो वहाँ पर फेरों की संख्या जो दिया हुआ है n है, तो एक तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, ये n फेरों की संख्या है तो यही निकल के आएगा चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा कह रहा है कि समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप, उसमें एक ही लूप है, तो उसमें n फेरों की जो संख्या है वो एक ही बार हुआ है, तो उसमें संख्या नहीं बढ़ेगा, एक ही लिखाएगा, तो यहाँ पर n जो है उसकी जगह अगर एक रखेंगे तो वहाँ n मौजूद नहीं रहेगा, तो B2 दूसरा चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो यहाँ म्यू नॉट आई बटे 2r हो जाएगा, और इन दोनों का अनुपात पूछा है। इन दोनों को अगर बटे कर दिया जाए तो सारा चीज तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों और ये दोनों खत्म हो जाएगा, और इसका म्यू नॉट आई और ये भी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर n बच जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा n/1, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में ऑटोसोमस की जोड़ी होती है, मतलब अलैंगिक गुणसूत्रों की जोड़ी, टोटल गुणसूत्र कितना होता है 46, उसमें से 2 जो है गुणसूत्र पुरुष हो या महिला, 2 गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होता है, और 46 में 2 घट गया तो 44 गुणसूत्र अलैंगिक ऑटोसोमस हो जाएगा, और वहाँ पूछा है कितना जोड़ा होता है, तो 44 को अगर जोड़ों में तोड़ा जाए तो 22 जोड़ा कहलाएगा, 22 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ऑटोसोमसों की संख्या 22 होगा। आगे है 16 नंबर प्रश्न, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप, बायदल, पुंकेसर, पुंखुड़ी, वर्तिका, परागकोश, बायदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो है जनन कोशिकाएं होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और 17 नंबर प्रश्न है, यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध याद कीजिए, तो विभवांतर दिया हुआ है और एम्पियर भी दिया हुआ है, और प्रतिरोध या ओम के नियम के सूत्र के हिसाब से हम जानते हैं
कि R बराबर हो जाएगा V/I, R बराबर V/I। और प्रतिरोध वोल्ट जो है वो तो 5 वोल्ट दिया ही है, लेकिन धारा मिली एम्पेयर में दिया है, तो धारा को मिली एम्पेयर से एम्पेयर में बदला जाएगा। सबसे पहले वही बदलते हैं, 2.5 मिली एम्पियर है, और मिली को अगर बदल देंगे एम्पियर में तो 10⁻³ एम्पियर के रूप में आ जाएगा। तो इतना ही मान वहां पर पुट करना है। तो इस मान को इसमें पुट करेंगे तो प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, V का मान है 5 वोल्ट, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, और ये 25 से 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10⁻³ है, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस बदल के 3 के रूप में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो कटा है यहाँ पर 2 मान आया है, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³, 2 गुना 10⁻3। और इसको अगर विस्तृत रूप में किया जाए तो 2000 हो जाएगा, तो 2000 प्रतिरोध इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो बी नंबर में वही है 2000। अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। क्या बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? चीज, दही, शराब, एंटीबायोटिक। तो शराब बनाने में होता है। अगर ग्लूकोज C6H12O6 के साथ ईस्ट को मिला दिया जाए तो शराब जो इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल वही शराब रहता है। स्पिरिट ऑफ वाइन इसका नाम है स्पिरिट ऑफ वाइन। तो यही तैयार हो जाता है। 18 नंबर क्लियर हो गया। अब हम 19 नंबर पे आएंगे। उन्नीस नंबर प्रश्न है, आज के परिदृश्य में मनुष्य की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है जूट के थैले का उपयोग, जीवन शैली में सुधार, यूज एंड थ्रो अभिवृत्ति, पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग। तो चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर है जूट के थैले का उपयोग। इससे और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन में कमी आएगा। और जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक वगैरह है, क्योंकि जो सड़ेगा गलेगा नहीं जल्दी, और पेड़ पौधे या कुछ खाने पीने का सामान है तो वो सड़ गल जाता है, घटित हो जाता है। तो जूट के थैले का उपयोग से ये चीज इसके आंसर के लिए क्लियर है। तो 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश से शुरू होकर और डैश पर समाप्त होता है। न्यूलैंड्स ने जब आवर्त सारणी को अपने अनुसार सजाना शुरू किया तो उसके समय में उन्होंने भारतीय संगीत के स्वर के आधार पर इन्होंने सजाया था सारे गामा पे। तो इसके अनुसार सबसे पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन और थोरियम तक पे समाप्त हुआ था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसके समय ये बात याद रखिएगा, टोटल 56 तत्वों का खोज हुआ था, 56 तत्व। और इन्होंने ये भी कहा था इसके अलावा और तत्व नहीं होंगे, लेकिन आगे भविष्य में कई वैज्ञानिक आए और इससे ज़्यादा संख्या तत्वों की खोज हुई, और आधुनिक आवर्त सारणी आज जाके तैयार हुआ है। और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कारक मोस्ले है। मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी का नींव डाला था कि उसने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, लेकिन वो भी फेल हो गए थे। लेकिन मोस्ले द्वारा सजाया हुआ आज भी लोग पढ़ रहे हैं। अब 21 नंबर की बात कर लेते हैं हम। 21 नंबर प्रश्न है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनॉल फतेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के डैश होने की सर्वाधिक संभावना है, AgMgCS। तो ये बात जान लीजिए, इस प्रश्न का आंसर इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। फिनॉल फतेलिन विलयन गुलाबी कर देता है, और ये जांचने का है। फिनॉल फतेलिन जांचता है कि अम्ल है कि क्षार है। तो गुलाबी कब करेगा? जब क्षार विलयन रहेगा और फिनॉल फतेलिन में डाला जाएगा तो वो गुलाबी हो जाएगा। लेकिन अम्ल में अगर फिनॉल फतेलिन डाला जाए तो वो रंगहीन होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? हम जानते हैं, इससे पहले भी प्रश्न में हम देख चुके हैं कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। धातु ऑक्साइड जब भी बनाता है वो क्षार हो जाता है। तो इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। इसका समीकरण हम देख लेते हैं। समीकरण हम दिखा देते हैं कि मैग्नीशियम Mg को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऑक्साइड धातु का बन गया तो ये क्षार है, और जब क्षार फिनॉल फतेलिन पे डाला जाएगा तो वो गुलाबी कलर देगा, और इधर बनेगा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। Ag तो अभिक्रियाशील उतना होता ही नहीं है। और सी कार्बन और सल्फर की बात करें तो ये तो अधातु है, और अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा ऑक्साइड बनाएगा तो ये अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय विलयन जब फिनॉल फतेलिन पे डाला जाए तो वो रंगहीन हो जाता है, उसमें कोई रंग नहीं रहता है। 22 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को लेंस से 2f मतलब वक्रताकेंद्र की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक उत्तल लेंस
बना लेते हैं। यहाँ पर 2F होगा वक्रता केंद्र, और यहाँ पर से जब वस्तु ऐसे गुजरेगा तो ये फोकस से होते हुए जाएगा, ये इधर F1 होगा तो इधर F2, और एक प्रकाशीय केंद्र से होते हुए जाएगा, तो यहाँ पर आके बनेगा, और F से दुगनी दूरी पे 2F2 रहेगा, इधर F1 होगा, ये इधर 2 रहेगा, दोनों ओर इसका वक्रता केंद्र फोकस रहता है। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि वस्तु ऊपर है मुख अक्ष के, और इसमें वस्तु प्रतिबिंब जो बना वो नीचे है। तो इसमें आवर्धन पूछा है, तो लेंस के सूत्र के हिसाब से आवर्धन जो होता है V/U, और इसका ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है H1 H2। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो उल्टा है, माइनस के रूप में होगा, माइनस H दर्शाएंगे, और वस्तु ऊंचाई एक ही है, ऊंचाई हाइट दोनों का एक ही है, लेकिन एक प्लस में रहेगा क्योंकि मुख अक्ष के ऊपर एक नीचे, ये कटेगा तो -1 आएगा, तो m बराबर -1 होगा, m बराबर क्या होगा -1 होगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अंतिम 2 प्रश्न ही बचे हैं। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में कौन सी रासायनिक जातियों क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ये बात जान लीजिए, ऑक्सीकारक किसको बोला जाता है। ऑक्सीकारक उसको बोला जाता है जिस यौगिक से ऑक्सीजन निकलेगा उसको ऑक्सीकारक बोला जाएगा, और जिस तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुट जाएगा उसको अपचायक बोला जाएगा। तो Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल रहा है, और ये अभी कारक की ओर देखना है, उत्पाद की ओर नहीं देखना है, इस ओर ये हम देखेंगे कि किस प्रकार होगा। तो Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीकारक हो गया, और Al में ऑक्सीजन जुट रहा है, ये अपचायक हो गया। तो इन दोनों के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। Fe2O3 ऑक्सीकारक हो गया क्रमशः, और ये अपचायक हो गया। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, चालक की लंबाई, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और चालक का तापमान, चालक से होकर प्रभावित होने वाली धारा। तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि R बराबर होता है ρL/A, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई तो दिया हुआ है, और तापमान पे निर्भर करता है, डी नंबर पे निर्भर नहीं करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।